एक बार फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न वही है, जन्म होता है तो मृत्यु क्यों होती है, और मृत्यु ही होनी है तो जन्म क्यों होता है। इसके साथ साथ इस शरीर का क्या महत्व है, ये शरीर कैसे काम करता है, इसमें भाव विचार कहाँ से आते हैं, मन क्या है, बुद्धि क्या है, कैसे हमारा मन कहीं लगता ही नहीं, मन ठहरता ही नहीं, और ये सबके साथ होता है। इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके साथ ये घटनाएं रोज नियमित रूप से ना होती हों। मन में ख्याल कहाँ से आते हैं, विचार कैसे उठते हैं, कौन है जो इस संरचना को चला रहा है। तो आज के इस सत्संग में इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि रहस्य है क्या। किसी ने प्रश्न भी किया है कि शरीर वैज्ञानिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर में क्या भेद हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तरफ विज्ञान, एक तरफ अध्यात्म, क्योंकि आज का जो जनमानस है उसे ना विज्ञान का पता है ना अध्यात्म का पता है, इसलिए एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। क्यों हो रहा है ऐसा? हम जिए जा रहे हैं लेकिन जानते नहीं एक प्रक्रिया चलती कैसे। तो आज के प्रवचन में हम दो हिस्सों में शरीर की संरचना को समझेंगे कि पहला वैज्ञानिक दृष्टि से और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से। ज़्यादा भेद नहीं है लेकिन बहुत बड़ा भेद है। फर्क ना दिखते हुए भी बहुत बड़ा फर्क है। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि ये शरीर कैसे बनता है, कौन कौन से कारक हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करें तो वैज्ञानिकों ने कहा कि सेल उसकी आधारभूत संरचना है। लेकिन सेल कैसे बनता है? सेल भी तो कहीं से बनता होगा। तो हमारे इस शरीर में, छोटे से शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, उसका समूह है हम। और जो सेल का निर्माण है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स हैं वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ये 6 एलिमेंट हैं जो आपके सेल की संरचना को बनाते हैं। सेल बनता है, फिर ये एलिमेंट्स आपस में कंपाउंड होकर तरह तरह के सेल्स बनाते हैं। हमारे शरीर का 99% हिस्सा इन 6 एलिमेंट से बना है, और उसका भी
अगर हम 91% की बात करें तो वो सिर्फ 3 एलिमेंट से बनता है, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो शेष 8% में क्या है? नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आगे जब हम ध्यान की बात करेंगे, जब हम आज्ञा चक्र की बात करेंगे, तो ये बहुत काम आएगी बात। तो समझ लेना, बहुत ध्यान से समझना। तो 99% हमारे शरीर की संरचना विज्ञान के हिसाब से इन 6 एलिमेंट से हुई है। अभी एलिमेंट कहाँ से आए? ये ब्रह्मांड में उपलब्ध है। यही कारण है कि जीवन पृथ्वी पर अपने आप आरंभ हो गया। कोई आदम और हव्वा नहीं थे। ये सेल का विघटन होते हुए, कंपाउंड बनते हुए धीरे 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 मनुष्य ने के रूप में आ गए। और मनुष्य भी कौन था? पहले 4 पैरों पर चलता था, फिर वो धीरे धीरे खड़ा हो गया, और जैसे ही खड़ा हुआ उसकी बुद्धि का विकास होना आरंभ हो गया। ये विज्ञान की दृष्टि है, जानना आवश्यक है। इसके विपरीत अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें, अपने योग की दृष्टि से बात करें, अपनी सनातन पद्धति के बारे में बात करें, तो वो भी यही कहते हैं कि पूरा शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 का जोड़ ही तो है हम। और संत कहते हैं मरता कुछ नहीं है। जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना है, ये देह बनी है, वो 5 तत्व उन 5 तत्वों में लीन हो जाते हैं, तो क्या मरता है? लेकिन हम देखते हैं कि लोग मरते हैं। हम देखते हैं पेड़ पौधे मरते हैं, फिर नए आ जाते हैं। विज्ञान और अध्यात्म कई जगह पर मिलते हुए नजर आते हैं। अब देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बन जाता है। H2O फॉर्मूला है, सीधा पानी बन गया। कार्बन पृथ्वी तत्व। हम भोजन जितना ग्रहण करते हैं वो क्यों करते हैं? उससे हमें कार्बन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन तीनों का रोल अब हमें समझ आता है। नाइट्रोजन क्या करती है? जितने आपके पेट में एसिड्स हैं उसका फॉर्मेशन नाइट्रोजन करती है। अग्नि तत्व, जठराग्नि जितनी मजबूत होती है शरीर उतना मजबूत होता है। कैल्शियम, फास्फोरस सपोर्ट करते हैं हड्डियों को, फिर पृथ्वी तत्व में आ जाते हैं। लेकिन विज्ञान आकाश तत्व की बात ही नहीं करता। और यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है विज्ञान से। आकाश अर्थात खाली स्थान, बिना खाली स्पेस के तो एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकती। नाड़ियों में हवा जाती है, अगर खाली स्थान ना हो तो कहां से जाएगी? तो हम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? हम स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, आकाश तत्व में। तो आकाश तत्व क्या है? वो ज्ञान का, वो मेडिटेशन का, वो ध्यान का विषय है, जहां विज्ञान बात नहीं करता।
पूरी संरचना को समझने के बाद अब हमें ये समझ आता है कि हम श्वास भरते हैं। शरीर का बेसिक स्ट्रक्चर एक बार फिर समझ लें। आपने श्वास भरी, श्वास में विज्ञान कहता है कि आपने ऑक्सीजन इनहेल की। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सारे सेल्स को चाहिए, सेल का भोजन है। और सेल में क्या है? सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो उसकी ऊर्जा को बनाता है, उसको भी चाहिए। तो जैसे ही ये क्रिया होती है, श्वास आपके फेफड़ों में भर जाती है, फेफड़ों से वो हृदय को चली जाती है। हृदय में ब्लड की सप्लाई है, वहाँ 2 चैम्बर हैं, दोनों में एक में प्योर ब्लड जो ऑक्सीजन से भरपूर होता है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके शरीर में छोटे छोटे सेल्स तक भी भेज देता है। तो ब्लड का क्या काम है? एक कैरियर का काम है। क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। फिर जब सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो अपना वेस्ट छोड़ते हैं। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन बताया, जो कार्बन तो पृथ्वी तत्व है जो सेल को बेसिकली चाहिए ऊर्जा के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। कार्बन और ऑक्सीजन का जब मिश्रण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो सेल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको हम बोलते हैं इम्प्योर हो गया ब्लड। तो वो वापस जो धमनियां हैं हमारी दूसरे चैम्बर में, जो हार्ट का दूसरा चैम्बर है, वहां इम्प्योर ब्लड आ जाता है। इसलिए ब्लड का प्रेशर है, एक से वो प्योर ब्लड भेजता है, धक फिर धक, एक से सक करता है, फिर धक फिर सक, धक सक। तो जब धक करता है तो वो सीधा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड आपके पूरे सारे शरीर को भेज देता है। और जब वो सक करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड अपने चैम्बर में ले लेता है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो हमारी सांस के द्वारा बाहर आ जाती है। ऐसे शरीर काम करता है। तो इससे क्या समझ में आया हमें? कि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। कैसे मिलेगी? जो सुबह जल्दी उठें, योग प्राणायाम करें, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये बात हमें समझ आ गई कि हमें अगर शरीर को अच्छे और व्यवस्थित तरीके से चलाना है तो हमें प्राणवायु की, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये शरीर की प्रक्रिया हो गई। एक प्रक्रिया ऑक्सीजन सप्लाई, दूसरा कार्बन। वो कैसे जाता है? आपने भोजन किया, भोजन में कार्बन होते हैं, कैलोरीज। हम कैलकुलेट करते हैं ना कितनी कैलोरी, क्या प्रोटीन लेना है हेल्दी फूड में, विटामिन लेने हैं, मिनरल लेने हैं, एक बैलेंस डाइट लेनी है। क्यों समझा रहे हैं हम? ताकि आपको अपने शरीर का ज्ञान हो, पता हो कैसे काम करता है, क्या है संरचना, क्या है, कैसे इसको स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे इसको मजबूत कर सकते हैं। इसलिए ये बात हो रही है। तो पिछले प्रवचन में बात हुई थी एक शरीर को चलाने वाला। तो चलाने वाले की आज हम बात नहीं कर रहे, आज केवल शरीर की बात कर रहे हैं। तो शरीर है तो चलाने वाला भी है। जब शरीर ही रुग्ण होगा तो चलाने वाला भी रुग्ण हो जाता है, पूरी तरह खिलता नहीं है, पूरी तरह भाव पैदा नहीं होते, पूरी तरह से आनंद पैदा नहीं होता। रुग्ण शरीर अच्छा चिंतन नहीं कर सकता।
इसलिए सबसे पहली मनुष्य की अगर कोई प्रायोरिटी है तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। तो वो जो हम भोजन करते हैं, तो भोजन हमारा इकट्ठा हो जाता है आपके स्टमक में, पेट में। वहाँ नाइट्रोजन है, एसिड्स हैं, जिसको हम योग की भाषा में कहें अग्नि तत्व है। वो उस भोजन को छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है और अवशोषित कर कर जो वेस्ट होता है उसे बाहर भेज देता है। क्या अवशोषित करता है? जो उसमें से काम की चीज़ें, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, सब कुछ। पानी हम पीते हैं तो उसमें क्या मिलता है हमें? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सांस भरते हैं, ऑक्सीजन। भोजन करते हैं, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कार्बन, सब कुछ मिलता है। तो ये तत्व हैं विज्ञान के हिसाब से। ये जानना बहुत जरूरी है। अब हम अध्यात्म की बात करें, जो अपनी सनातन पद्धति है उसकी बात करें। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। अब इसमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जो विरोधी हैं। यहाँ मैं बहुत ध्यान से इस बात को समझाना चाहूँगा, आप सब ध्यान से सुने कि विरोधी तत्व कौन से हैं। जल और अग्नि दोनों का बैर है कि नहीं? अगर अग्नि पर ज़्यादा मात्रा में जल डाल दो तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाती है। और कम मात्रा में डालो तो अग्नि जल को वाष्प बना देती है। होता है कि नहीं? तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो तो बदलती नहीं चाहे शरीर के अंदर हो चाहे बाहर हो। तो इसलिए जब भी भोजन करें उस समय जल का कम से कम उपयोग करना चाहिए। और भोजन करते हुए कोई भी ठंडा पेय भूल कर भी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे शरीर की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है। और आजकल तो परंपरा है कि पहले भोजन करेंगे, फिर एक साथ में ठंडी कोका कोला पिएंगे, उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। तो बीमार नहीं पड़ोगे तो भाई क्या होगा? ये तो बेसिक बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो भूल कर भी विपरीत पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, इनका एक कॉम्बिनेशन काम करता है। तो वो कॉम्बिनेशन ठीक कैसे हो? बहुतों को कब्ज की समस्या है, शुगर की समस्या है, बीपी की समस्या है, तरह तरह की समस्याएं हैं जो कि लाइफ लॉन्ग रहती हैं। तो उसके लिए योग ने बताया कि आपको कुछ ऐसी शारीरिक क्रियाएं हैं जिनको योग आसन कहते हैं, जिसके करने से ये तत्व बैलेंस रहते हैं। अब समझ आया कि योग का क्या महत्व है? ये तत्व जब एक बैलेंस अवस्था में रहते हैं तो शरीर को पोषण देते हैं, साथ में आपके शरीर की चलाने की जो ऊर्जा है उसे व्यवस्थित कर देते हैं। तो यहां से आरंभ होता है कि योग का क्या महत्व है।
क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बात करेंगे। करने को बहुत कुछ है, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। हम समझते हैं कि शरीर मिल गया, फॉर ग्रांटेड है, हम कभी ना बीमार पड़ेंगे ना मरेंगे। दुनिया बीमार पड़ती है, दुनिया मरती है, हमें नहीं होने वाला कुछ। और ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि यदि हम व्यवस्थित तरीके से नहीं जीते हैं तो हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं ये भी विकृत रूप ले लेती हैं। विकृत रूप समझते हैं? विकृत रूप क्या है? भावनाओं का लोभ है, क्रोध है, काम है, मद अहंकार है, मोह। एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे। विकृत रूप, एक रुग्ण शरीर इन भावनाओं का विकृत स्वरूप ले लेता है, और एक स्वस्थ शरीर एक बैलेंस के साथ काम करता है। तो यदि आपका लोभ बढ़ा हुआ है, अहंकार बढ़ा हुआ है, चिंताएं घेरे रहती हैं, मुसीबतों से साथ नहीं छूटता है, तब भी आपको डिप्रेशन में है, एग्रेशन में है। एग्रेशन भी इज ए काइंड ऑफ डिप्रेशन। बहुत से लोग तो होते हैं नॉन स्टॉप बोले जाते हैं, डिप्रेशन में है। उनके जीवन में प्रेम की कमी है, भाव की कमी है, जीवन व्यवस्थित नहीं है, जीवन की क्रियाएं सुदृढ़ नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। तो मनुष्य ने क्या सोचा? अब ये ज्ञान नहीं है, ये पता नहीं है शरीर क्या काम करता है, कैसे करता है, क्या हमें प्रकृति ने दिया है, तो वो जो मन आएगा करेगा। उसको जो जीने का ढंग मिल जाता है वैसे जीता है। किसी ने कह दिया शराब पी लो, सिगरेट पी लो, उससे टेंशन खत्म हो जाती है, वो वैसे लग गया। पर जब कोई कहेगा कि योग कर लो, ध्यान कर लो, सब ठीक होता है, कहता है सब बेकार बात है, कुछ नहीं होता। कारण क्या है कि हम कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि हम कभी गलत हो सकते हैं, या हमारे जीने का ढंग गलत हो सकता है। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि अहंकार है, दंभ है। क्यों पैदा हुआ? शरीर रुग्ण है। रुग्ण क्यों हुआ? हमने अपने खान पान, आचरण, व्यवहार का ध्यान नहीं रखा। ये जो 5 तत्व हैं, इनका बैलेंस शरीर में सही नहीं है। पुरानी कहावत है, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए 2 विधियां हैं कि या तो हम अपने दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे आचार, हमारे विचार सब व्यवस्थित अपने आप होने लगेंगे। और ये कोई कहने की बात नहीं है, ये आपको प्रयोग करके देखिए, आपको महसूस होगा। ये 5 चीजें, जो 5 तत्व आपस में एक कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, ये कॉम्बिनेशन इनका होना अति 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 आवश्यक है। जल तत्व अधिक हो जाएगा, तरह तरह के विचार आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। और जल, हमारे शरीर में 72% जल है। किस शेप में? चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो एसिड्स हो, लेकिन जल तत्व बहुत है। हर सेल में है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन जहां भी कंपाउंड बनाएंगे वो जल बनेगा। तो मूल में मूल बात है, जल की अधिकता बहुत है। अब विज्ञान से भी समझें, जल की अधिकता बहुत है। फिर ये जल क्या करेगा? जब जब इसका प्रतिशत, इसका बैलेंस सही नहीं बनेगा, ये आकर्षित होगा, क्योंकि चंद्रमा के पास ऐसी शक्ति है जो जल को आकर्षित करती है। इससे समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की रात को सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होती हैं। पूर्णिमा की रात सबसे ज़्यादा लोग पागल होते हैं। पूर्णिमा की रात हर पागल खाने में इंस्ट्रक्शन होती है कि जो मानसिक स्तर जिनका ठीक नहीं है उनको बांध कर रखा जाए। कारण क्या है? भाव अतिरेक में हो जाते हैं। फोर्स कौन सी काम कर रही है? जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, चंद्रमा में पानी को खींचने की शक्ति है। ये बड़े गहरे रहस्य हैं। धीरे धीरे एक एक रहस्य पे बात भी करेंगे। कुल भाव इतना है ये समझाने का कि हमारे शरीर में इन 5 तत्वों का एक सही कॉम्बिनेशन होना बहुत आवश्यक है। अब जल तत्व की अधिकता है, क्या करें? अग्नि तत्व बढ़ा लो। जो ज़्यादा भावुक लोग होते हैं उनको ठीक से भूख नहीं लगती, कॉन्स्टिपेशन रहता है। समझ लो कि उनके मन में चिंताएं, विचार, आचार ज़्यादा चलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है कि मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है, परेशान करता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, परेशान हो जाता हूँ, कभी कभी सुसाइड का ख्याल आता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो समझ लो उसका अग्नि तत्व बहुत कम है, जल तत्व हावी है। तो क्या करते हैं? अग्नि तत्व को बढ़ा देते हैं। कैसे? वो क्रियाएं हैं। जल तो आप कम होगा तो आप कहेंगे आप पानी ज़्यादा पी लो। कार्बन कम होगा, आप कहोगे कि ये भोजन इस तरह का कर लो। मिनरल कम होंगे, आप एक डाइट लिख देते हैं, कुछ केमिकल लिख देता है डॉक्टर, ये खा लो, ठीक हो जाएगा। नींद नहीं आती तो एक गोली लिख देता है। मेलेटोनिन ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो नींद आ जाएगी। लेकिन हमारी ग्रंथियां ऐसी बेकार क्यों हुई? हमें शुगर क्यों हुई? हमें ब्लड प्रेशर क्यों हुआ? हमें नींद क्यों नहीं आती? और इन सब चीज़ों का उपचार है, ये सब चीज़ें रिवर्सिबल है। और पूरी जिम्मेवारी के साथ हम ये बात कह रहे हैं कि ये सब रिवर्सिबल है। विज्ञान कहता है रिवर्सिबल नहीं है। एक बार बीपी हो गया सारी ज़िंदगी गोली खानी पड़ेगी, एक बार शुगर हो गई सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। उसको हम ध्यान तत्व में समझेंगे, आकाश तत्व के साथ समझेंगे कि कैसे हमारा ग्लैंड सिस्टम काम करता है, वो हम वहाँ समझेंगे मेडिटेशन के चैप्टर, विज्ञान की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से। तो विज्ञान और अध्यात्म का अगर हम एक भेद और समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक कवि को लें, उसने सुंदर फूलों की बगिया देखी है, सुंदर सुंदर फूल हैं, वो एक सुंदर कविता लिखता है, अपने भाव प्रकट करता है। कैसे तितलियां फूल पर आ रही हैं, उसका प्रेम है जो प्रकट हो रहा है, उसके भाव हैं जो प्रकट हो रहे हैं। क्यों आए? वो कहता है, हे सृष्टिकार, हे रचनाकार, तूने कितने सुंदर रंग भरे हैं फूलों में। तो वो बड़ा भावुक है, उद्वेलित है। लेकिन जब हम किसी वैज्ञानिक से बात करें फूल के बारे में, तो वो क्या करता है? वो फूल के कुछ पराग कण लेगा, उसके बीज को लेगा, मिट्टी ले जाएगा घर, और फिर उसका विश्लेषण करेगा। किसका विश्लेषण? बीज का, मिट्टी का, उसमें क्या खाद गली, क्या चीज़ हुई, क्या उसके कॉम्बिनेशन थे। लेकिन कभी भी वो वैज्ञानिक वो भाव प्रकट नहीं कर पाएगा उस फूल के लिए। क्यों?
क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट पे काम करता है, एक ऑब्जेक्ट है उसके लिए। इसी तरह से ये शरीर विज्ञान के लिए एक ऑब्जेक्ट है। इसीलिए विज्ञान कभी भी भाव को, विचार को, मन को समझ ही नहीं सका और समझ सकता भी नहीं। कोई कारण ही नहीं, कोई बात ही नहीं कि वो कभी आगे आने वाले 100 वर्षों में भी समझ पाएगा। वो कहेगा ये कलर लाल है तो इसका ये कारण है, ये बीज में ये है तो ये ऐसा है, लेकिन वो किसने बनाया? जब ये एलिमेंट की हम बात करते हैं जिससे सारी सृष्टि की रचना हुई, विज्ञान से पूछो तो ये एलिमेंट कहाँ से आएंगे? ये हैं, प्रेजेंट है। कैसे बने? नोबडी नोज। तो कोई तो है जिसने ये रचना रची है, जिसने फूलों को रंग दिए हैं, जिसने मनुष्य को विचार दिए हैं, बुद्धि दी है, मन दिया है, संस्कार दिए हैं। ये चलाने वाला है। तो आज हमने चर्चा की है शरीर की। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे शरीर को चलाने वाले की। आज इतना ही। आपने विचारों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। ईश्वर आपका मंगल करे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में सही दिशा में अपने को ले जाने का प्रयत्न करें। नमस्कार।